आने वाले दिनों में अफगान आर्मी चीफ भारत का दौरा करने जा रहे हैं। वो भारत से फौजी मदद लेना चाहते हैं, फिजाइया की मदद लेना चाहते हैं। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत अगर तबाह, मुखालिफिन या तालिबान या दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा करने के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी, अगर आई तो, वरना ये तो मशकूक होती जाएगी ऐसे। दूसरा, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। तीसरा, तालिबान ने इसको अपने खाते में भी नहीं डाला जिन्होंने ये किया हो या जिनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाना था। तो अल्टीमेटली दाइश का एक धड़ा है, उसने कबूल कर लिया कि जी हमने ये किया है। बहरहाल फरीकैन कुछ भी करें, एक दूसरे के खिलाफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दें, ये सारी चीजें अब इस बड़ी गेम का हिस्सा है। इसमें एक और चीज जो है वो अफगान सदर का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनाना चाहता है। ये बहुत अहम है, छोटी बात नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमने 10,000 जंगजू भेजे, फिर भारत ने उस इल्जाम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लेकर आना चाहता है। हालांकि हम बारहा ये कह चुके हैं कि हमें तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में सूट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान में इस तरह के तबकात जो अस्करियत पसंद है वो ताकतवर होंगे। ना सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि जोर जबरदस्ती पर उतर आएंगे और रियासत दोबारा एक लड़ाई के अंदर फंस जाएगी। ये पाकिस्तान को लगता है, पाकिस्तान बारहा कह चुका है। लेकिन क्योंकि वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं और वो अपना दोस्त आज भी अमेरिका को जो उन्हें छोड़कर जा रहा है, आज भी अमेरिका को जो उन्हें इस हालत के अंदर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, और आज भी भारत को अपना दोस्त समझते हैं। आने वाले दिनों में अफगान आर्मी चीफ भारत का दौरा करने जा रहे हैं। वो भारत से फौजी मदद लेना चाहते हैं, फिजाइया की मदद लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और भारत से वसाइल लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में भारत ने उनको 122 mm की जो कैनन बुलेट्स होती हैं या अटलरी में चलाने वाली जो बुलेट्स होती हैं, वो 40 टन यानी 80 टन उनको ये बुलेट्स फराहम की हैं भारत ने, अभी हाल ही में की हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि भारत उनकी कितनी मदद कर रहा है। तालिबान के खिलाफ कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जब एलिगेशन लगाते हैं या इल्जामात लगाते हैं तो फिर वो अपने एक हमसाये के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, और उस हमसाये के साथ जो इस सारे मामले में सबसे अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत को देखते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। मैं भी आपको यह भी बताऊंगा कि तैयब उर्दगान और तालिबान के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही है, तालिबान और तैयब उर्दगान ने एक दूसरे के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दिए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि आसपास के जो मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के चारों तरफ लगते हैं, उनमें ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है। ये वो 6 मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के चारों तरफ मौजूद हैं। इन मुल्कों ने, किर्गिस्तान भी है लेकिन वो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, इन मुल्कों ने बड़े खास बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं सिक्योरिटी के हवाले से अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ। रूस और उज्बेकिस्तान एक बहुत बड़ी फौजी मशकें करने जा रहे हैं अफगान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक, और वो इस एरिया को सिक्योर करना चाहते हैं। रूस नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से निकलने वाली लड़ाई सेंट्रल एशिया के मुल्कों तक आए। इसी तरह ताजिकिस्तान ने भी अपने सिक्योरिटी बंदोबस्त किए हैं। ईरान हमेशा से बड़ा मोहतात रहा अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में, और उसने तो अपने मुल्क के अंदर भी नहीं आने दिया इनको, पनाहगुज़ीनों को उसने बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रोक कर रखा उन देहात में। तो ईरान भी खासा विजिलेंट है, पाकिस्तान ने बाड़ लगा दी है, और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस मरतबा ज्यादा लोग इस तरफ ना आए और लड़ाई के असरात पाकिस्तान में ना पहुंचे। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत अगर तबाह हुई तो वो ना सियासतदानों की वजह से होगी ना मार्शल लॉ की वजह से। खास तौर पर अवामी नेशनल पार्टी वाले, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, पीटीएम वालों की तरफ से कि साहब पाकिस्तान आर्मी ने ये डॉक्ट्रिन बनाई है और इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को हम गुलाम बनाकर रखेंगे और जब इंडिया हमला करेगा तो हम शिकस्त खाकर अफगानिस्तान में छुप जाएंगे। यानी ये अल्फाज पीटीएम वाले और अवामी नेशनल पार्टी वाले स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को डिफाइन करने के लिए, इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन को, इसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। खुद भी वो जाहिल, और पाकिस्तान में कभी भी इसके ऊपर सीरियसली बात ही नहीं की गई।
और आज जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट देते सुना कि साहब हम अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन को अबैंडन कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की रियासत को इन दो इदारों ने तबाह बर्बाद किया है, इस तरह ना किसी सियासतदान ने, ना किसी दहशतगर्द तंजीम ने और ना कभी किसी मार्शल लॉ ने। जब मेमोगेट का केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया और यह केस खुद पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की जानिब से दर्ज किया गया था। अब सोचिए, जब रियासत का इतना बड़ा इदारा, दिफा के इदारे आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी खुद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था। जरदारी और हुसैन हक्कानी के दरमियान ये इतनी बड़ी साजिश, जिसमें पूरे पाकिस्तान की रियासत को तबाह करवाना था, पाकिस्तान के एटमी असासे दुश्मनों को देने थे, पाकिस्तान के जीएचक्यू और तमाम कोर हेडक्वार्टर्स पर दुश्मन की फजाई हमले करवाने थे, और फिर उसके नतीजे में सिंध को तोड़कर सिंधु देश बनाना था। यह सब कुछ मेमोगेट की साजिश थी। ये पूरी साजिश जब हुसैन हक्कानी गद्दार की पकड़ी गई, जिसको पाकिस्तान का सफीर बनाकर अमेरिका भेजा गया था, और जिसने पाकिस्तान का सफीर बनाया था वो उससे बड़ा गुनाहगार है, जरदारी। जैसे मैंने कहा हमेशा कि पाकिस्तान के सियासतदानों पर असल मुकदमात गद्दारी के बनते हैं, करप्शन तो ये चुंगी में करते हैं। इनकी असल दुश्मनी तो रियासत पाकिस्तान के साथ है। नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सिंधु देश बनाने की कोशिश कर रहा है जरदारी। मेमोगेट का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इफ्तिखार चौधरी ने इस केस को उठा के बाहर फेंक दिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ा हुआ, कहीं दबा दिया इसको फाइलों में। कभी इस केस पे एक हियरिंग भी नहीं हुई। क्यों? कहा जाता है कि जब कोई करप्शन का केस हो, किसने कितनी से बड़ी करप्शन हो, लाहौर हाई कोर्ट से होकर गुजर जाए, वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जितने बड़े बड़े दहशतगर्द थे पाकिस्तान के, सैकड़ों हजारों की तादाद में, जिनको सजाएं मौतें हो चुकी थी फौजी अदालत से, पेशावर हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। रात वो पाकिस्तानियों के गले काटते फिर रहे। पाकिस्तान की रियासत, जैसे हमने कहा, सवात में भी जब पहली बगावत हुई, जो 90s के अंदर सवात के अंदर बगावत हुई, वो इसी वजह से कि वहां के अदालती निजाम के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए, अदल नहीं था। टीटीपी ने इसी बात को एक्सप्लॉइट किया था। उन्होंने अपने जिरगे लगाकर लोगों के 20-20 साल पुराने मुकदमात मुफ्त में हल करने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि लोग टीटीपी के साथ हो गए और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावत हो गई। ये बात हम एक दफा फिर पाकिस्तान की पूरी रियासत को बता दें, रियासत के साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार और अशराफिया से कह दें कि अगर तुम मुल्क में अदल नाफिज नहीं करोगे, फिर इस रियासत को अल्लाह न करे कोई नहीं बचा सकेगा। पाकिस्तान पर तो अल्लाह का फजल और करम है, ये कायम रहेगा, लेकिन तुम जैसे साहिब इख्तिदार जो मुल्क में अदल नाफिज नहीं कर सकते, इनको अल्लाह ताला बड़ा जलील और रुसवा करके हलाक करेगा। मुल्क में अदल नाफिज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फौजी अदालतें अदल नाफिज करें या सिविल अदालतें अदल नाफिज करें। अगर अदालतें अदल नाफिज नहीं करती तो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई अदल नाफिज करें, लेकिन अदल नाफिज करें। असल बात अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अदल है, तरीक़ाकार नहीं। प्रोसीजर्स के चक्कर में फंसकर गद्दारों और बेगैरतों और बेशर्मों और मुल्क दुश्मनों को रिलीफ ना देते रहें कि वो हजारों लाखों अरबों की करप्शन करके मुल्क से बाहर भी फरार हो जाएं, जेलों से भी रिहा हो जाएं, और उसके बाद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करते रहें। पाकिस्तान में ना किसी करप्ट को सजा हुई है, ना किसी गद्दार को, और इसकी जिम्मेदार हमारी अदालतें हैं। और ये आपस में सियासतदान और फौजी लड़ते रहते हैं कि फौज का कसूर है कि अदालत के सियासतदानों का कसूर है। चाहे कोई भी गलती करे, चाहे फौजी करे या सियासतदान करे, अगर अदालत इंसाफ करने वाली हो तो फिर मुल्क में अदल कायम होता है, वरना अनारकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर हम कहेंगे कि अगर फैसला करना पड़े हमें सियासतदानों और फौज के दरमियान, फिर फौज को हम 100% कहेंगे आए अपनी ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान अहम है,